हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, एक कोशीय और बहुकोशीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? लैंगिक व अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ? लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर, लैंगिक जनन की विशिष्ट लक्षण। तो प्रश्न कई रूपों में आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न ये 5 प्रकार से आ सकते हैं और सभी के उत्तर एक ही हैं। मैं जो उत्तर आपको बताने जा रहा हूं उससे आप ऊपर दिए गए किसी भी प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्य प्रश्न है अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। चलिए समझें इसको बहुत ही सरलतम और चित्र के माध्यम से। ये देखिए, यहां पर प्रजनन की क्रिया आपको दिखाई गई है। जीव अपने ही समान संतानों को जन्म दे रहा है, लेकिन गौर से देखें, ये प्रजनन यहां 2 प्रकार का दिख रहा है। ऊपर जो प्रजनन दिख रहा है इसमें 2 जीव भाग ले रहे हैं। इन 2 जीवों में से एक नर है और एक मादा है, जबकि नीचे जो प्रजनन दिखाया गया है इसमें एक अकेला जीव ही अपने समान संतानों को पैदा कर रहा है। तो इस प्रकार प्रजनन 2 प्रकार का हो गया। जब एक अकेला जीव अपने ही समान संतानों को जन्म दे तो उसे हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और जब 2 विपरीत लिंग वाले जीव नर और मादा आपस में क्रिया कर नए जीव को जन्म दें तो उसे हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अर्थात अलैंगिक प्रजनन एक जनकीय प्रक्रिया है, इसमें एक ही जनक या जीव भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन एक द्विजनकीय प्रक्रिया है जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये नया चित्र आ गया है जो हमारे अगले अंतर को समझाएगा। गौर से देखें, यहां पर लैंगिक और अलैंगिक दोनों बातें समझाई गई हैं। यहां एक कोशीय जीव है पैरामीशियम, ये प्रजनन कर रहा है, ये जनक जीव या कोशिका है और इससे जन्म लेने वाली नई या संतति कोशिकाएं हैं। यहां पर एक ही जीव आगे या एक कोशिका आगे 2 नई कोशिकाओं में बदल रही है और बनने वाली ये 2 नई कोशिकाएं पूरी तरह अपनी पुरानी या जनक कोशिका के समान है। देखिए गुणसूत्रों की संख्या समान है, 2n जनक से 2n जीव जन्म ले रहे हैं। तो जब एक द्विगुणित या 2n कोशिका से जन्म लेने वाली संतानें 2n प्रकार की ही होती हैं तो इसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो हमें एक बात पता चल गई कि अलैंगिक जनन की क्रिया में समसूत्री विभाजन होता है और बनने वाली नई कोशिकाएं पूरी तरह गुणसूत्रों में और लक्षणों में जनक कोशिका के समान होती हैं, और ऐसा होता है समसूत्री विभाजन में। जबकि यहां गौर से देखिए, इधर सीधे हाथ तरफ लैंगिक जनन की प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें सबसे पहले मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होता है और देखिए 2n से n प्रकार के युग्मक बनते हैं। नर में नर युग्मक शुक्राणु, मादा में मादा युग्मक अंडाणु। फिर उनके मध्य निषेचन की क्रिया होती है, वे दोनों नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और एक कोशिका बनाते हैं जिसे हम युग्मनज कहते हैं। ये कोशिका फिर 2n प्रकार की होती है। तो पहले 2n से n युग्मक बनते हैं, उन युग्मकों के मिलने से फिर 2n प्रकार का युग्मनज बनता है। तो पहले अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और बाद में फिर समसूत्री विभाजन होता है। तो हमारा एक और अंतर यहां पर साफ साफ स्पष्ट हो गया कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में केवल समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता, क्योंकि अलैंगिक जनन समसूत्री द्वारा हो रहा है और समसूत्री विभाजन में युग्मक नहीं बनते। अर्थात अलैंगिक जनन में देखिए आप, कहीं भी युग्मकों का निर्माण नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। अगला है पॉइंट हमारे सामने, क्योंकि युग्मक नहीं बनते अलैंगिक जनन में, इसलिए अलैंगिक जनन में युग्मकों के मिलने की क्रिया अर्थात निषेचन भी नहीं होता। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में आप देख रहे हैं युग्मक निषेचन के द्वारा नई संतानों को जन्म दे रहे हैं। तो लैंगिक प्रजनन में निषेचन होता है। अलैंगिक में जन्म लेने वाली संतानें पूरी तरह जनकों के समान होती हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में जन्म लेने वाली संतानें नए लक्षणों से युक्त होती हैं। भाई जन्म लेने वाले संतान में नए लक्षण क्यों आते हैं? तो आप गौर से देखें, नई या जन्म लेने वाली जो संतान है उसमें आधे गुणसूत्र उसकी मां से आ रहे हैं अंडाणु द्वारा, और आधे गुणसूत्र या आधे लक्षण उसके पापा से आ रहे हैं शुक्राणु के माध्यम से।
तो इस प्रकार जन्म लेने वाली संतान में आधे लक्षण उसकी मां से आ रहे हैं, आधे पिता से आ रहे हैं, इसलिए जन्म लेने वाली संतान माता और पिता दोनों से भिन्न नए लक्षण वाली होगी। जबकि अलैंगिक में एक ही जीव से संतानें जन्म ले रही हैं, सारे जो गुणसूत्र हैं सारे लक्षणों से एक ही जीव से नए जीव में जा रहे हैं, अर्थात नया जीव पुराने के समान होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में जन्म लेने वाली संतानें जनकों के समान, जबकि लैंगिक प्रजनन में जन्म लेने वाली संतानें नए लक्षण वाली होती हैं। अलैंगिक प्रजनन में जैव विकास की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि नए लक्षण नहीं आते जीवों में, तो नई जाति या नए प्रकार के जीव नहीं बनते, अर्थात जैव विकास नहीं होता। जबकि लैंगिक प्रजनन में लगातार नए लक्षण आते हैं और इन्हीं नए लक्षणों और विभिन्नताओं के कारण कई सालों बाद, कई पीढ़ियों के बाद एक नया जीव जन्म लेता है, जैव विकास होता है। अलैंगिक प्रजनन जो है वो प्रजनन की बहुत तीव्र विधि है। अलैंगिक प्रजनन में कम समय में ज्यादा संततियां या संतानें जन्म लेती हैं। ये एक कोशीय जीवाणु देख लीजिए, हम दूध में जरा सा दही डालते हैं और 24 घंटे के बाद सारा दूध दही में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में जीवाणुओं ने इतनी तेजी से अलैंगिक प्रजनन किया कि अपनी संख्या को कई गुना बढ़ा लिया। तो अलैंगिक प्रजनन में बहुत कम समय लगता है और बहुत ज्यादा संतानें जन्म लेती हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन आप देख रहे हैं बहुत धीमी प्रक्रिया है, इसमें बहुत अधिक समय लगता है और कम संतानें जन्म लेती हैं। 9 महीने है मानव में नई संतान के जन्म लेने का समय। और हमारा अंतिम अंतर है अलैंगिक जनन एक कोशीय, जैसा हमने देखा अमीबा पैरामीशियम, तथा सरल बहुकोशीय जीव जैसे नीचे दिख रहे हैं प्लेनेरिया और हाइड्रा, उनमें देखने को मिलता है। जबकि लैंगिक प्रजनन जटिल बहुकोशीय जीवों में पाया जाता है, जिनमें जनन तंत्र विकसित होते हैं। तो हमारा लैंगिक और अलैंगिक जनन का अंतर हो गया। आपसे अगर अलैंगिक जनन की विशेषताएं पूछी जाए तो केवल अलैंगिक जनन की 8 बातें एक साथ लिख देना। लैंगिक जनन की विशेषताएं पूछी जाए तो लैंगिक जनन की 8 बातें एक साथ लिख देना। ये द्विजन की प्रक्रिया है, इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है इसलिए युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक बनते हैं इसलिए निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन होता है इसलिए जन्म लेने वाली संतानें जनकों से भिन्न नए लक्षण वाली होती हैं। संतानों में नए लक्षण आते हैं इसलिए नई जाति के बनने की संभावना बनी रहती है, अर्थात जैव विकास देखने को मिलता है। ये प्रजनन बहुत धीमा है और ये जटिल बहुकोशीय जीवों में होता है। यहीं पर आप अलैंगिक और लैंगिक जनन की लाभ हानि भी लिख सकते हैं। अच्छा देखो क्या लाभ हानि है, ये देखो अलैंगिक जनन का लाभ है प्रॉफिट, ये पहला कि युग्मकों का निर्माण नहीं करना पड़ता और निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं करना पड़ती, तो समय और ऊर्जा की बचत होती है। उसके बाद एक ही जीव नई संतानों को जन्म दे देता है, दूसरा जीव ढूंढने की जरूरत नहीं है, यह लैंगिक जनन का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है। और तीसरा ये लाभ दे रखा है कि ये बहुत तीव्र विधि है, कम समय में ज्यादा संतानें जन्म लेती हैं। तो हो गए 3 लाभ। अच्छा 3 हानियां भी तो ढूंढ सकते हो इन्हीं अंतरों में से। ये इसमें जैव विकास नहीं होता, इसमें ये लॉस है ना। इसमें आप इस लॉस को 3 हिस्सों में बांट सकते हो कि नए लक्षणों वाली संतानें जन्म नहीं लेती, नए लक्षणों वाली संतानें जन्म नहीं लेती अर्थात जैव विकास नहीं होता, और जो संतानें जन्म लेती हैं उनकी उत्तरजीविता कम होती है क्योंकि उनमें नए लक्षण नहीं होते, इसलिए उनके मरने की संभावना ज्यादा, उत्तरजीविता कम। अब अलैंगिक प्रजनन के जो 3 लाभ हैं ये लैंगिक प्रजनन की 3 हानियां हो जाती हैं, और लैंगिक प्रजनन के जो मैंने अलैंगिक प्रजनन के जो 3 लॉस बताए, हानियां, वो लैंगिक प्रजनन के 3 फायदे हो जाते हैं। तो आप अलैंगिक प्रजनन के 3 लाभ और 3 हानि लिखें और लैंगिक प्रजनन में उसको उल्टा कर दें। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न के माध्यम से लाभ हानि भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।